हेलो गाइस, मैं नीरा स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल नीरा सेर एम्स पे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड थैंक यू सो मच गाइस, मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में मेरी हेल्प करने के लिए। आपके बिना ये पॉसिबल नहीं था और इसी तरह से मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट शूट कर सकूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, नर्सिंग मैनेजमेंट, जो सिर्फ सेकेंड ईयर के एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपके काम आएगा सेकेंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में पीडियाट्रिक्स साइकेट्रिक में भी नर्सिंग मैनेजमेंट का एक 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। एंड फोर्थ ईयर में ओबीजी में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट पे। तो सिर्फ ये एक किसी पर्टिकुलर किसी ईयर के लिए नहीं है, ये ओवरऑल पूरी नर्सिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्सिंग मैनेजमेंट, जिसमें काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम रहती है किस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है। नर्सिंग केयर प्लान, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड रोल ऑफ नर्स, नर्सिस रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन होती है कि इनको डिफरेंट तरीके में कैसे लिखें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे लिखना है और अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर गेन करना है। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट को आपके किस तरह से लिखना है, यहाँ आपको एक पेज शो हो जाएगा जिसमें मैंने सारे नोट्स लिखे हैं। शॉर्ट नोट्स में आपको बताया है कि नर्सिंग मैनेजमेंट को कैसे लिखना होता है। तो जो फर्स्ट चीज़ है, सबसे पहले आता है नर्सिंग मैनेजमेंट, सेकंड नर्सिंग केयर प्लान एंड थर्ड क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आता है नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी और रोल ऑफ नर्स पे। इन तीनों को डिफरेंट वे में अटेम्प्ट करने के मैं बहुत अच्छे मेथड्स आपको आज बताने वाली हूँ, जो बेस्ट से बेस्ट है, आपको अच्छे मार्क्स में बहुत हेल्प करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो नर्सिंग मैनेजमेंट लिखने के दो तरीके होते हैं, दो मेथड, जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे बता रखा है। तो उन दो मेथड दोनों ही बेस्ट है अपने आप में, जो आपको सूट करे, जो आपको लगता है कि आपको ये ज़्यादा सही लग रहा है वो आप यूज़ कर सकते हो। आज इस वीडियो में हम दोनों मेथड की बात करेंगे। तो देखते हैं वो क्या मेथड है। जो फर्स्ट मेथड है उसमें हमें यूज़ करना है डीएनआई मेथड। मीन्स जब भी नर्सिंग मैनेजमेंट पूछे तो आपको मेनली जो लिखना होता है वो होता है नर्सिंग डायग्नोसिस, सेकंड उसका नर्सिंग ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड नर्सिंग इंटरवेंशन। तो जो नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग ऑब्जेक्टिव एंड नर्सिंग इंटरवेंशन होता है, ये फर्स्ट मेथड है कि नर्सिंग मैनेजमेंट में आप ये सिर्फ तीन चीज़ें इंक्लूड करें, नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग ऑब्जेक्टिव एंड नर्सिंग इंटरवेंशन। आप इंटरवेंशन के साथ रेशनल भी लिख सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट मेथड। जो सेकंड मेथड होता है उसमें आप क्या कर सकते हो, जो मैंने ये डीएनआई बताया है इसके साथ साथ आप एक असेसमेंट भी ऐड कर सकते हो, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, असेसमेंट प्लस डायग्नोसिस, नर्सिंग ऑब्जेक्टिव एंड इंटरवेंशन, और लास्ट में इवैल्यूएशन। आपको ऐसे नहीं करना है नर्सिंग केयर प्लान की तरह हर एक डायग्नोसिस का अलग से असेसमेंट लिखना है, नहीं, सिर्फ कॉमन असेसमेंट देन डीएनआई देन इवैल्यूएशन। और इन दोनों मेथड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ये ऐड करते होंगे, बट इसका बहुत फ़ायदा है, क्योंकि नर्सिंग या नर्स का जो मेन रोल होता है, जो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देना होता है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में आपको हेल्थ एजुकेशन तो ऐड करना ही करना है, ज़्यादा लेंथी नहीं, बट 4 से 5 लाइन का हेल्थ एजुकेशन होना ही होना चाहिए। और उसमें लिखना क्या है वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। ठीक है, अब हम आगे गाइस स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड से। फर्स्ट मेथड में सबसे पहले आपको लिखना होता है नर्सिंग डायग्नोसिस। अब ये डायग्नोसिस क्या होता है, देखिए डायग्नोसिस दो तरह के होते हैं, एक नर्सिंग डायग्नोसिस, एक मेडिकल डायग्नोसिस। हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। कोई पेशेंट हॉस्पिटल आता है जिसको है अस्थमा। अब अस्थमा किसी भी डिजीज का डायग्नोस करना काम होता है डॉक्टर्स का, ये हमारा काम नहीं होता। डॉक्टर, कोई भी पेशेंट आएगा कुछ चीफ कंप्लेंट्स लेके, डॉक्टर उसको ऑब्जर्व करेगा, उसके टेस्ट कराएगा, सब चीज़ें देखेगा, फिर एक मेडिकल डायग्नोसिस बनाएगा। ठीक है, तो ये काम होता है डॉक्टर्स का। तो जो पर्टिकुलर डिजीज होती है वो होता है मेडिकल डायग्नोसिस। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है अस्थमा। अब अस्थमा में जो पेशेंट को कंप्लेंट्स है, जो चीफ कंप्लेंट्स है, जो भी प्रेजेंट है, जो 2-3 दिन से उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसको मैनेज करने के लिए नर्सिंग डायग्नोसिस बनाया जाता है। मतलब क्लिनिकल जजमेंट्स, जो भी पेशेंट की हेल्थ है उस पर क्लिनिकल जजमेंट्स देना, ठीक है, वो हो जाता है नर्सिंग डायग्नोसिस। फॉर एग्जाम्पल किसी को अस्थमा है तो उसके नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे हम, उसकी हम प्रॉब्लम्स देखेंगे, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसको डिफिकल्टी होगी ब्रीथिंग के अंदर, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो ये सब जो उसके चीफ कंप्लेंट्स होगी या साइन एंड सिम्टम्स हो गए, उसको लेके हम एक डायग्नोसिस तैयार करेंगे। बेसिकली कहा जाए तो ये क्लिनिकल जजमेंट होता है, जो पेशेंट की हेल्थ होती है उस पर क्लिनिकल जजमेंट्स जो हम बनाते हैं वो नर्सिंग डायग्नोसिस होता है। और जो मेडिकल डायग्नोसिस होता है वो डॉक्टर बनाते हैं एक डिजीज का। ठीक है, ये हो गया डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस में कुछ पॉइंट्स होता है जिसको आपको ध्यान रखता है बनाते वक्त, इन पॉइंट्स को आपको अपने दिमाग में रखना है डायग्नोसिस बनाते वक्त। जो पहला होता है वो होता है नंदा डायग्नोसिस। हमेशा नर्सेस को नंदा डायग्नोसिस फॉलो करना होता है। ऐसे नहीं आपने डायग्नोसिस बनाया, कुछ भी अपने मन से कुछ भी लिख दिया। जैसे आप बना रहे हो अस्थमा, डायरेक्ट आपने नर्सिंग डायग्नोसिस में जो प्रॉब्लम है उसमें अस्थमा लिख दिया, नहीं, ऐसा कोई डायग्नोसिस नहीं होता। नंदा ने पर्टिकुलर डायग्नोसिस दे रखे हैं, वो होती है नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। ठीक है, इन्होंने एक पर्टिकुलर पूरी
फ्रेम दे रखी है, पूरी टेबल दे रखी है, जो आपको मैं स्क्रीन पे शो कर दूँगी। उसमें काफ़ी तरह के डिफरेंट डायग्नोसिस दे रखे हैं, तो हमें उन्हें फॉलो करके चलना है। अपने मन से मनगढ़ंत कोई भी लैंग्वेज बना के डायग्नोसिस नहीं बनाना है। मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूँगी नंदा के जो मोस्ट कॉमनली जो डायग्नोसिस यूज़ होते हैं वो, ठीक है? फर्स्ट हो गया हमें नंदा डायग्नोसिस बनाना है। सेकंड प्रायोरिटी बेस्ड पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वो होता है आपको डायग्नोसिस प्रायोरिटी बेस्ड बनाने हैं। ऐसे नहीं जैसे कि अस्थमा हमने लिया तो आपको ऐसे नहीं आपने एक्यूट पेन बना लिया या फिर हाइपरथर्मिया बना लिया, नहीं। अस्थमा में पेशेंट को मेन प्रॉब्लम क्या हो रही है, कौन सी प्रॉब्लम है जिसको आपको पहले देखना है, उसको पहले उसको उसके लिए केयर देनी है, वो कौन सी चीज़ है। तो इसमें काफ़ी सारे हो सकते हैं, जैसे अस्थमा में इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस हो सकता है, या सबसे जो मेन होता है वो हो सकता है इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न उसका इनइफेक्टिव है। ये जो ये प्रायोरिटी डायग्नोसिस बनाने हैं, क्योंकि आप प्रायोरिटी डायग्नोसिस बनाओगे तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे एग्जाम में। तो इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न हो गया, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस हो गया, या इम्पेयर्ड गैस सेक्शंस हो गया, ठीक है? ये हो गए प्रायोरिटी बेस्ड। अब जैसे कि कोई अपेंडिसाइटिस का पेशेंट है, तो उसमें आप ये नहीं बनाओगे फर्स्ट के हाइपरथर्मिया हो गया या रिस्क फॉर इन्फेक्शन हो गया, हाँ, ये भी बनता है, बट आपको प्रायोरिटी किसको देनी है? अपेंडिसाइटिस का पेशेंट आपको दिमाग में आते ही आ जाएगा कि वो पेन उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा, तो सबसे पहले आपको केयर देनी है, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी डायग्नोसिस बनाओगे एक्यूट पेन इन अपेंडिसाइटिस, और यही अस्थमा आ जाता है तो इसमें आ जाएगा इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस या इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, ठीक है? इस तरह से आपको प्रायोरिटी बेस्ड फर्स्ट हो गया नंदा डायग्नोसिस फॉलो करना है, सेकंड प्रायोरिटी बेस्ड डायग्नोसिस आपको बनाना है, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो होता है कि आपको डायग्नोसिस बनाना कैसे है। मैंने ये बता दिया प्रायोरिटी रखनी है, नंदा डायग्नोसिस को फॉलो करना है, बट आपका क्वेश्चन होगा बॉस ये तो बताओ डायग्नोसिस बनाते कैसे हैं? तो बहुत ही आसान है डायग्नोसिस बनाना, सिर्फ आपको याद रखना है PEM, जी हाँ, प्रॉब्लम, ईटियोलॉजी एंड मैनिफेस्टेशन। इन 3 चीज़ों के साथ आप डायग्नोसिस बना सकते हो बड़े ही आसान तरीके से। ये सब आपको स्क्रीन पे शो हो जाए, आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, प्रॉब्लम, ईटियोलॉजी एंड मैनिफेस्टेशन। एंड जी हाँ, इन 3 चीज़ों से आप बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छे से डायग्नोसिस बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है, प्रॉब्लम क्या होती है, ईटियोलॉजी क्या होती है, मैनिफेस्टेशन क्या होती है। जैसे हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं अस्थमा का, तो अस्थमा में मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई। जैसे हम ले लेते हैं इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, ठीक है? ये हो गई प्रॉब्लम पेशेंट की। अब इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न ये सब नंदा में दे रखे हैं, हमें मन से वर्ड्स को चेंज नहीं करना है, ये आपको याद रखना है। इनइफेक्टिव है तो इनइफेक्टिव ही रहेगा, ब्रीथिंग पैटर्न ही रहेगा, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। और ये याद रखना, आपको नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते वक़्त अल्टर्ड यूज़ नहीं करना है। काफ़ी सारी जगह पे आपको अल्टर्ड दिखेगा, जैसे कि इम्पेयर्ड गेज सेक्शन की जगह अल्टर्ड गेज सेक्शन हो सकता है, बट नहीं, नंदा ने ये हटा दिया है, अल्टर्ड अब यूज़ नहीं करते नर्सिंग डायग्नोसिस में, तो आपको अल्टर्ड नर्सिंग डायग्नोसिस में अब यूज़ नहीं करना है। आपको अल्टर्ड की जगह इम्पेयर्ड यूज़ कर सकते हो, या जो अदर वर्ड्स जो दे रखे हैं वो यूज़ कर सकते हो, अल्टर्ड आपको अब यूज़ नहीं करना है। प्रॉब्लम, ईटियोलॉजी एंड मैनिफेस्टेशन, ये एक पर्टिकुलर सेंटेंस होता है जिसमें कुछ वर्ड्स यूज़ आते हैं, जैसे कि कोई प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद हमें रिलेटेड टू लगाना होता है। प्रॉब्लम रिलेटेड टू, देन जो ईटियोलॉजी होती है वो आ जाएगी, देन मैनिफेस्टेशन से पहले लिखना होता है हमें एज एविडेंस बाय, मतलब हमें देख के पता लगा, या एज मैनिफेस्टेड बाय। तो प्रॉब्लम रिलेटेड टू, ईटियोलॉजी एंड एज एविडेंस बाय, देन मैनिफेस्टेशन। अब इसमें जो मैनिफेस्टेशन होता है वो आपको तभी लिखना है जब आपके पास पेशेंट अवेलेबल हो, या क्वेश्चन में आपको पेशेंट के बारे में दे रखा हो, तभी आपको एज एविडेंस बाय लिखना है, वरना प्रॉब्लम एंड एटियोलॉजी दैट्स इट। अब हम समझते हैं एग्जांपल से, अस्थमा, अस्थमा में हमने लिया इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन, या फिर हो सकता है इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन एंड ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिलता है अस्थमा में, तो हम ये लिख सकते हैं ईटियोलॉजी, मतलब हमें कॉज लिखना होता है कि उसको ब्रीथिंग पैटर्न में प्रॉब्लम क्यों है, क्यों प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका कॉज क्या है। अस्थमा में हमें ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिलता है, जो हमारे ब्रोंकियल्स ब्रोंकाई होती है उसमें क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, वो नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से, और उसमें म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होने लग जाती है। तो ये हमने ईटियोलॉजी लिख दी, इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन और ब्रोंकोस्पाज्म, ठीक है? ये हो गया एज एविडेंस बाय, आप बता सकते हो आपको कैसे पता लगा, बाय फेशियल एक्सप्रेशन, बाय ऑब्जर्वेशन, ठीक है? ये बन गया एक नर्सिंग डायग्नोसिस। एग्जांपल आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, या इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू अल्टर्ड डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो, अब आप बोलोगे बॉस आपने तो ये अल्टर्ड यूज किया है, तो मैंने आपको बताया था आपको प्रॉब्लम में अल्टर्ड यूज नहीं करना है। आप एटियोलॉजी में यूज कर सकते हो, बट जो मेन प्रॉब्लम होती है उसमें आपको अल्टर्ड यूज नहीं करना है, उसकी जगह आपको इम्पेयर्ड यूज करना है, ठीक है? होप आपको नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना आ गया होगा। प्रॉब्लम, ईटियोलॉजी एंड मैनिफेस्टेशन, आपको ये 3 चीजें ही याद रखनी है डायग्नोसिस बनाने के लिए। और जो फोर्थ पॉइंट है जो आपको याद रखना है, कि आपको ऐसे याद नहीं करना है, ये बहुत ही आपके क्लमसी हो जाएगा, कितने सारे कैसे याद होंगे। आपको मेन क्या करना है, जितने भी सिस्टम है, हर एक सिस्टम के 5 पर्टिकुलर आपको डायग्नोसिस बनाने हैं, आपको लिख लेने हैं, हर सिस्टम का हेडिंग डालिए, उसके 5 डायग्नोसिस। अब उस 5 डायग्नोसिस में भी 3 डायग्नोसिस आपके
मेन होंगे उस पर्टिकुलर सिस्टम के, और जो दो डायग्नोसिस होंगे वो आपके हर एक सिस्टम में काम आ सकते हैं। फिर जो दो डायग्नोसिस होंगे वो आपके हर एक सिस्टम में काम आ सकते हैं, जैसे कि रिस्क फॉर इन्फेक्शन हो गया। काफ़ी सारी डिजीज़ ऐसी होती है इम्यूनिटी लो होने की वजह से या काफ़ी सारी रीजंस की वजह से इन्फेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं काफ़ी सारी डिजीज़ में। तो रिस्क फॉर इन्फेक्शन एक ऐसा डायग्नोसिस है जो आप काफ़ी सारी डिजीज़ में बना सकते हैं। नॉलेज डेफिसिट, पेशेंट को उस डिजीज़ के बारे में पता नहीं होता, तो नॉलेज डेफिसिट एक ऐसा नर्सिंग डायग्नोसिस है, वो आप हर डिजीज़ के अंदर बना सकते हो। एक होता है एंग्ज़ायटी, एंग्ज़ायटी उसको रहता है, फ़ियर ऑफ डेथ की वजह से उसको एंग्ज़ायटी रहता है, ये भी हर एक डिजीज़ में आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे कुछ कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस है, जो मैं आपको स्क्रीन पे दे दूँगी, जो आप हर एक डिजीज़ में बना सकते हो। बट आपको क्या करना है, हर सिस्टम के 5 डायग्नोसिस अलग-अलग बना लेना है, ताकि आपको ईज़ी रहे, हर सिस्टम का हो जाएगा। तो जैसे मैंने अस्थमा का बताया, आप इसको अस्थमा में भी यूज़ कर सकते हो, निमोनिया में भी यूज़ कर सकते हो, ब्रोंकाइटिस में भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे हर सिस्टम के 5 डायग्नोसिस बना लेने हैं, ठीक है? ये हो गई डायग्नोसिस की बात। अब नेक्स्ट जो था हमारे डीएनआई में, फर्स्ट हो गया डायग्नोसिस, सेकंड होता है नर्सिंग ऑब्जेक्टिव। जी हाँ, नर्सिंग ऑब्जेक्टिव आपको काफ़ी जगह देखने को मिलेगा, किसी ने गोल लिख रखा है, किसी ने आउटकम आइडेंटिफिकेशन लिख रखा है, कोई-कोई इसको प्लानिंग भी बोलता है, मेनली प्लानिंग इंटरवेंशन को कहा जाता है, बट कई जगह आपको ये दिख जाएगा कि नर्सिंग ऑब्जेक्टिव की जगह प्लानिंग लिख रखा है। तो जो बेस्ट आप एक वर्ड बोल सकते हो लिखने के लिए, वो होता है नर्सिंग ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव एंड गोल में क्या डिफरेंस है? गोल इज़ अ लॉन्ग टर्म एंड द ऑब्जेक्टिव इज़ अ शॉर्ट टर्म। तो हमें शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करके ही हम अपने गोल तक पहुँच सकते हैं। जैसे कि कोई अस्थमा है, तो उसकी ब्रीथिंग पैटर्न जो डिस्टर्ब हो रखा है, उसको सही करके, उसके इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज है, उसको सही करके, इन सबको सही करके हम अपने गोल की तरफ पहुँच सकते हैं। डायरेक्ट हम बड़ा लॉन्ग टर्म गोल अचीव नहीं कर सकते। पहले हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है, शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं, वो हम अचीव करेंगे, देन हम अपने गोल तक पहुँच सकते हैं। इसीलिए बेटर होता है गोल की जगह नर्सिंग ऑब्जेक्टिव यूज़ करना। देखते हैं नर्सिंग ऑब्जेक्टिव्स को लिखना कैसे होता है। सबसे ईज़ी होता है। अगर आप नर्सिंग मैनेजमेंट में देखें, सबसे ईज़ी जो लिख सकते हैं हम, सबसे ईज़ी वे होता है, और सबसे ईज़ी, सबसे आसानी से आप जो लिख सकते हो, वो होता है नर्सिंग ऑब्जेक्टिव। नर्सिंग ऑब्जेक्टिव को हमेशा आपको स्टार्ट करना है 2 से, ठीक है? 2 से स्टार्ट करना है, मतलब इसमें आपको लिखना है कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल किसी को पेन है, तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा? टू रिड्यूस द पेन ऑफ द पेशेंट। अगर किसी को फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट है, तो हम क्या करेंगे? टू मेंटेन द फ्लूइड लेवल ऑफ द पेशेंट। टू मेंटेन, टू रिड्यूस हो सकता है, टू इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है? ऐसे आपको नर्सिंग ऑब्जेक्टिव बनाने हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिखा है मैंने। अब जैसे हमने देखा था इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, तो हो जाएगा टू इम्प्रूव ब्रीथिंग पैटर्न, टू मेंटेन एयर पेटेंसी, टू मेंटेन गैस एक्सचेंज। इस तरह से आपको 2 से स्टार्ट करना है नर्सिंग ऑब्जेक्टिव, और सिंगल लाइन का होता है, कुछ आपको ऐसे कुछ बड़ा सा नहीं लिखना होता है, इसमें सिर्फ आपको अपना ऑब्जेक्टिव लिखना है जो आपको अचीव करना है। लाइन में जो लास्ट होता है वो होता है इंटरवेंशन। अब इंटरवेंशन विथ रेशनल भी आप लिख सकते हो अगर आपके पास टाइम है, लेकिन आप स्किप इसको कर सकते हो, ऐसा कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप रेशनल लिखोगे तो आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के सामने। बट आप टोटली स्किप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो मेनली आपको नर्सिंग इंटरवेंशन ही अच्छे से लिखना होता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आपको लगता है कि हाँ, मुझे अच्छा इंप्रेशन हो मेरा एग्जामिनर के सामने, तो आप इंटरवेंशन के साथ रेशनल भी यूज़ कर सकते हो। अब इंटरवेंशन क्या है और रेशनल क्या है? तो इंटरवेंशन की हम बात करें, तो इंटरवेंशन मेनली होता है व्हाट आर द नर्सेस रोल, नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, व्हाट हैव टू नर्स डू, नर्स को क्या करना है, जो भी हमने डायग्नोसिस बनाया है, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने के लिए नर्स क्या करेगी, हमारा क्या रोल होता है, ये होता है नर्सिंग इंटरवेंशन। और रेशनल क्या होता है? आप कोई भी इंटरवेंट कर रहे हो, कुछ भी इंटरवेंशन ले रहे हो, उसके पीछे का जो साइंटिफिक प्रूफ होता है या रीजन, आप कुछ भी कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को एक पोजीशन दी, ब्रीथिंग पैटर्न में प्रॉब्लम है, तो आपने उसको सेमी फाउलर पोजीशन दी। अब आपने ये पोजीशन क्यों दी, क्या रीजन था इस पोजीशन को देने के पीछे, तो ये होता है रेशनल। अब नर्सिंग इंटरवेंशन भी दो तरीके से हम लिखते हैं, एक होता है फार्माकोलॉजिकल मेथड, एक होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड। तो एज अ नर्स आपको सबसे पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स को यूज करना है। सीधा आपको दवाइयों पे नहीं पहुंचना है, पहले आपको ट्राई करना है कि नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड से भी हम उसको कैसे केयर दे सकते हैं। ठीक है, इससे स्टार्ट करना है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड क्या हो सकते हैं? आप पोजिशनिंग दे सकते हैं, आप कंफर्ट डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं, आप कुछ थेरेपीज का यूज कर सकते हैं, म्यूजिक थेरेपीज हो सकती है, उसको डिस्ट्रक्शन, पेशेंट को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं पेन से, या फिर काफी सारे और भी तरीके होते हैं जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स में आते हैं। डाइटरी हैबिट्स हो जाएगी उसमें, और काफी सारे होता है, मॉनिटरिंग हो जाएगा, उसको असेस करना, ये सारा नॉन फार्माकोलॉजिकल में आता है। देन आपको फार्माकोलॉजिकल की तरफ जाना है। अब देखो, आपको मैं कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ इंटरवेंशन के, कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जो आप हर किसी में यूज कर सकते हो। आप कोई भी नर्सिंग डायग्नोसिस बना रहे हो, उसमें आप ये लिख सकते हो। सबसे पहला होता है असेस द हिस्ट्री ऑफ पेशेंट। हाँ, सबसे पहले एज ए नर्स आपका रोल होता है पेशेंट की हिस्ट्री देखना। ये सब चीज आपको लिखनी ही नहीं है, आपको सब कुछ समझना भी है। क्यों? ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपकी यूनिवर्सिटी में काम आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे बार बार वर्ड यूज आता है, आपको प्रायोरिटी प्रायोरिटी देनी है। तो एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी काफी सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस क्या होता है, सारे ऑप्शंस उसमें राइट होते हैं, बट उसमें पूछते हैं एज ए नर्स आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी। तो
ये पढ़ना अभी आपके लिए बहुत सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता लगेगा एज अ नर्स आपके क्या रोल्स होते हैं, किस डिजीज़ में आपको किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है। इसीलिए इसको अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की, ताकि आपको पता लगे उसको किसी मेडिसिन से या किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, इस पेशेंट में कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस तो नहीं है, क्या इसको हम फ्लूइड दे सकते हैं या नहीं दे सकते, क्या ये नील पर ओरल तो नहीं है। मतलब हमें उसकी हिस्ट्री लेनी है सारी, ताकि हमें उसके इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पता चले, उसको कुछ किसी चीज़ से प्रॉब्लम तो नहीं है, एलर्जीज तो नहीं है, ये पता लगे। ये आपको हर डिजीज में, हर डायग्नोसिस में आप इसको इंक्लूड कर सकते हो, असेस द हिस्ट्री ऑफ पेशेंट। देन होता है मॉनिटर वाइटल साइंस। अब वाइटल साइंस भी नर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, टीपीआर लेना, टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पिरेशन। तो आप मॉनिटर वाइटल साइन भी हर एक डायग्नोसिस में ऐड कर सकते हो। हमने इधर पर्टिकुलर एग्जाम्पल अस्थमा का लिया है, तो आप लिख सकते हो मॉनिटर वाइटल साइन स्पेशली रेस्पिरेटरी स्टेटस। ठीक है, मेन इसमें रेस्पिरेटरी स्टेटस होता है, तो आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अगला है ऑस्कल्टेट ब्रीथ साउंड। ठीक है, ब्रीथ साउंड ऑस्कल्टेट करनी है, ऑब्वियसली अस्थमा है तो ऑस्कल्टेट करनी है ब्रीथ साउंड। एक हो सकता है प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी है। ये भी आप काफी सारे डायग्नोसिस में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि पोजिशनिंग का बहुत ही मेन रोल होता है। इसके साथ साथ आप रैशनल एड कर सकते हो। हमने पोजीशन क्यों दी, ताकि हम उसकी मिनिमाइज कर सकें जो ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है। असिस्ट पेशेंट विद पर्स स्लिप ब्रीथिंग, पर्स स्लिप ब्रीथिंग में उसकी हेल्प कर सकते हैं, ताकि क्या हो, जो एयर ट्रैपिंग हो रही है उसके अंदर, उसको हम रिड्यूस कर सके। ठीक है, ये हो गया नॉन फार्माकोलॉजिकल। अब फार्माकोलॉजिकल में आप क्या कर सकते हो, एडमिनिस्टर ड्रग्स, या कोई भी ड्रग्स, कोई भी फ्लूइड लिख रहे हो, उसके पीछे एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर जरूर मेंशन करना है, क्योंकि ये हम अपनी मर्जी से नहीं दे सकते पेशेंट को। जो डॉक्टर फिजिकल में आपको एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर या एज प्रिस्क्राइब बाय फिजिशियन लिखना मस्ट 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 है। और आप ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर सकते हो, प्रोवाइड चेस्ट फिजियोथेरेपी प्रोवाइड कर सकते हो, नेबुलाइजर थेरेपी दे सकते हो। तो ये सारे इंटरवेंशन होते हैं, हम पर्टिकुलर अस्थमा की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंटरवेंशन लिख लिया एंड रेशनल भी लिख लिया। ये हो गया मेथड 1, जिसमें आपको नर्सिंग डायग्नोसिस विथ नर्सिंग ऑब्जेक्टिव एंड इंटरवेंशन लिखना है। अब सेकंड मैंने बताया था, आप इसके अंदर असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन भी यूज कर सकते हो। तो आपको छोटा सा लिखना है। मेनली आप ये तरीका तब यूज कर सकते हो जब आपको इतने इंटरवेंशन लिखने नहीं आते हैं, आपको नहीं लगता कि आप 8 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 पेज भर सकते हो इजीली सिर्फ नर्सिंग इंटरवेंशन में। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में असेसमेंट लिखना है। असेसमेंट में आपको कॉमन लिखना है सारा। जैसे कि हम अभी अस्थमा की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप लिख सकते हो, आपने उसका वाइटल साइंस लिया, आपने उसका ऑस्कल्टेट किया, ब्रीथ साउंड हो गया, या आपने रेस्पिरेटरी स्टेटस देखा उसका, जो आपने असेसमेंट लिया, आपने उसकी लैब रिपोर्ट्स देखी। इसमें असेसमेंट ये 3 या 4 लाइन में आपको लिखना है। ठीक है, असेसमेंट हो जाएगा, फिर आपको वही डायग्नोसिस, नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग ऑब्जेक्टिव जो भी है वो लिखना है। लास्ट में इवैल्यूएशन में 2-3 लाइन लिख देनी है कि आपके जो नर्सिंग ऑब्जेक्टिव थे वो अचीव हुए या नहीं हुए। ठीक है, देन आता है हेल्थ एजुकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए नर्स आपको हेल्थ एजुकेशन तो देना ही देना होता है पेशेंट को। हेल्थ एजुकेशन में मेनली आपको कुछ पॉइंट्स पर्टिकुलर होते हैं, वो आप सब में ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फॉलोअप के है, उनको बताना है कि आपको फॉलोअप के लिए आना है, जब डॉक्टर ने बताया उस टाइम आपको वापस फॉलोअप के लिए आना है। कंप्लाइंस, जो भी आपको ड्रग्स दी गई है, मेडिसिन दी गई है, उसको टाइम पे लेना है। अगर आपने टाइम पे नहीं लिया तो क्या क्या आगे आपको कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो उसको आपको बताना है। तो फॉलोअप हो गया। डाइट, डाइट के बारे में आप उसको बता सकते हो, एक्सरसाइज के बारे में बता सकते हो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बता सकते हो। ये होता है हेल्थ एजुकेशन। होप गाइज आपको ये नर्सिंग मैनेजमेंट समझ आया होगा कि किस तरह से अटेम्प्ट करना होता है। और आई गारंटीड, अगर आपने ये यूज़ किया, ये मेथड यूज़ किया, तो आपके मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे। मैं भी अपने एग्जाम्स में ऐसे ही नर्सिंग मैनेजमेंट लिख के आती थी, और ये बेस्ट तरीका है, तो आप इसे यूज़ कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब माई चैनल, like this video and comment in the comment section. Thank you.